अगर आपको लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जाना है तो भाई साहब इससे कंफर्टेबल कोई बाइक नहीं है। तो परफेक्ट क्रूज़र बाइक हो या टूरिंग पर्पज़ से बहुत अच्छी बाइक हो, वो एक यही बाइक थी। नमस्कार दोस्तों, तो सभी को मेरा राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे खड़ी है द रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350, जो कि अपने टाइम की एक लेजेंड बाइक थी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेसिंग से। फ्रंट फेस आप इसका देख सकते हो, पूरा रेट्रो लुक के साथ आता था, जिसमें आपको पूरा हैलोजन लाइटनिंग सिस्टम मिलता था। इंडिकेटर्स इसके हैलोजन आते थे, हेडलाइट्स इसकी हैलोजन आती थी, और एक इसमें डुअल नहीं, सिंगल प्रोजेक्टर जो कि हाई बीम के लिए यूज़ होता था, और साथ ही जो लो बीम के लिए वो आपका सीधा एक सिंपल सा हैलोजन बल्ब होता था। और जो इसके सस्पेंशन आता था, ये 41 mm के इसके सस्पेंशन है विद नाइट्रॉक्स सस्पेंशन सिस्टम। और फिर बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। जो फ्रंट टायर है इसका वो आता था 90/90 इंटू 19 इंचज़ का। जो इसका ये रिम साइज़ था वो 19 इंचज़ का था। और जो आप फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हो, काफ़ी मोटे 41 mm के इसके सस्पेंशन आते थे, जो कि बहुत ही तगड़े, देखने में बहुत मस्कुलर लगते हैं। ठीक है, और स्पोक्ड इसमें व्हील आते हैं। तो बात करते हैं फिर अब इसके इंजन की। जो इसका इंजन है वो 346 सीसी का SOSC इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन आता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 19.8 bhp की एट 5250 RPM पे। और जो ये मैक्स टॉर्क जनरेट करता है वो करता है 28 Nm का एट 4000 RPM पे। तो मैंने अभी तक की पहली बाइक देखी है जिसमें टॉर्क ज़्यादा है और पावर थोड़ा कम है। अब की बाइक में क्या होता है, जो पावर होती है थोड़ी ज़्यादा रहती है, टॉर्क थोड़ा सा कम रहता है। तो ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है इसका इंजन, जो कि जो ये माइलेज देती है बाइक, ये देती है जो कंपनी क्लेम करती थी 30 kmpl का। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी उस वक्त BS नॉर्म्स नहीं थे, तो ये बाइक इसी कारण डिसकंटिन्यू हुई है। जब BS 6 लॉन्च हुआ था उसके बाद ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई थी। लॉन्ग साइलेंसर आता था इसमें, नो कैटालिटिक पार्ट, नो O2 सेंसर, कुछ नहीं आता था। तो जस्ट स्टॉक जो होता है, प्योर स्टॉक, वो आता है। इसमें आपको किक मिलती है साथ में। ठीक है, और जो फुट रेस्ट की पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे है। साइड में ये जो छोटे से पैनल दिखते हैं, इसमें आप सामान भी रख सकते हो, छोटा मोटा जो किट वगैरह या कुछ और। इसमें क्या होता था, अभी आप देखते हो जितने भी बाइक्स में इस साइड डिस्क ब्रेक आती है, और जो आपकी लेफ़्ट साइड है उस साइड आता था चेन सेटअप। ठीक है, तो इसका जो चेन सेटअप है वो इस साइड आता है, राइट साइड में। तो टेल लुक आप इसका देख सकते हो, कुछ इस तरह से है, पूरा हैलोजन है। ठीक है, और साथ में इसकी जो रियर टायर सेक्शन है वो आता था 120 सेक्शन का इसमें टायर आता था। और जो मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रंट व्हील बेस है, मतलब जो रिम का साइज़ है वो 19 इंचज़ का था, पर जो इसका है वो थोड़ा सा 1 इंच कम है, मतलब 18 इंचज़ का इसका रिम साइज़ है। जो सीट की बात करते हैं अगर इसकी ना, तो सीट जो है इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, पूरा जो राइडिंग पोस्चर है इसका बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, और एक बड़ा सा फ्यूल टैंक है जो कि जिसकी कैपेसिटी आती थी आपकी 20 लीटर्स। ठीक है, तो 20 लीटर की है, जो प्रॉपर एक टूरर बाइक इसको बनाया गया था। साथ में आप इसमें आराम से इसमें बैकरेस्ट आप इंस्टॉल कर सकते थे, और कंपनी फिटेड आता था उस टाइम पे। तो जो आपका पिलियन राइडर है उसको बैठने में बिल्कुल रिलैक्स फील होता था। बाकी स्टारी गार्ड वगैरह ये सब तो आप अभी भी आते ही हैं। और जो इसका रियर डिस्क है ये 240 mm का आता था, और मैंने आपको फ्रंट डिस्क नहीं बताया क्योंकि इसमें इस साइड आता है। जो इसका फ्रंट डिस्क है 260 या 270 mm का था, और जो रियर डिस्क है वो इसका 240 mm का है। बाकी गियर आपको पता है, गियर चेंज लीवर है इसका कुछ इस तरह से आता है, दोनों साइड में आपके लीवर है, क्योंकि ये टूरर है। फ्रंट के लिए आपको फ्रंट लीवर यूज़ करोगे, बैक के लिए बैक लीवर। और इसमें आपको एक बड़ा स्टैंड था जिसको आप जो भी है आपने इसकी क्लीनिंग वगैरह करनी है प्रॉपर तरीके से, उस पर लगा के आप कर सकते हो। उस वक्त कार्बोरेटेड इंजन आता था। ठीक है, तो ये एक कार्बोरेटेड इंजन है, ना कि FI इंजन। यहाँ पे उस वक्त मतलब पुरानी बाइक्स में आता था, ऑयल को आप ऑन ऑफ कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, बाकी ये हॉर्न हो गया, हॉर्न किसका, ये इसका चेंज हुआ है। जो लेग गार्ड है ये थोड़ा सा मतलब ब्रैकेट टाइप में आता था, ये तो भाई ने बाद में लगाया है। ठीक है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दी है।
तो इसका जो हैंडल बार है कुछ इस तरह का है, ठीक है, सिंगल रॉड टाइप हैंडल बार है इसका। और स्विचेस की बात करते हैं, उस ज़माने में तो कुछ ज़्यादा वो था नहीं, ठीक है। इंजन किल स्विच, इग्निशन एंड इंडिकेटर, हाई लो बीम और एक पास का बटन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। शायद इसमें एक क्लच स्विच भी आता था। तो और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा एनालॉग है, बस थोड़ा सा आपको डिजिटल जो स्पीडोमीटर नहीं सॉरी, जो आपका ऑडोमीटर होता है वो इसमें डिजिटल है। स्पीडोमीटर एनालॉग है, आरपीएम मीटर एनालॉग है, बाकी बैटरी का इंडिकेटर आता है। एक बार फिर से देखते हैं, फ्यूल का आता है, बैटरी का आता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर यहाँ पे है। इसमें टाइम आता है, कितने किलोमीटर चली है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके अलावा बस ये उस वक्त के फ़ीचर आते थे। तो ये तो बात हो गई इसकी जो भी है छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन के। और हाँ, एक बात मैंने आपको नहीं बताई है, ये बाइक जो आती थी, जो इसका प्राइस था वो था 1,70,386 रुपये ऑन रोड आपको ये पड़ जाती थी। तो एक्स-शोरूम उसकी होगी अराउंड 150 या 160 के करीब। तब उस वक्त आपको 2 लाख के अंडर 350 सीसी की एक बाइक मिल जाती थी बिल्कुल आराम से, जो कि एक टूरर थी, प्रॉपर टूरर बारे में। बाकी इसको राइड करते हैं और इसका फ़ील लेते हैं कि बाइक चलाने में कैसी है, कैसा इसको चलाने का जो पोस्चर वगैरह सब कुछ उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो फिर इसको राइड करते हैं सबसे पहले। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा राइड रिव्यू, ये चलाने में कैसी है और कैसी पावर है, कैसा फील देती है, ठीक है। तो पैर काफ़ी आगे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक चलाने के बाद जब क्रूज़र बाइक चलाते हैं तो फिर एक अलग ही फील आता है। उसके बाद तो फिर तो चलो भाई। तो भाई जो तो इसका राइडिंग पोस्चर है वो तो बिल्कुल एकदम बोले तो कंफर्टेबल है। अगर आपको लॉन्ग राइड्स वगैरह पे जाना है तो भाई साहब इससे कंफर्टेबल कोई बाइक नहीं है। एकदम कंधे की सीट में हाथ आते हैं। पावर भी ठीक ठाक है। बस एक प्रॉब्लम है क्योंकि पुराना इंजन आपको पता ही है, इसमें जो है वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है फुट पैड पे और हैंडल बार पे काफ़ी वाइब्रेशन है। और अब ये काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है तो उस हिसाब से इतनी वाइब्रेशन तो हो ही जाती है। पावर टॉर्क वगैरह सब कुछ सही है भाई इस बाइक के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ मैं इसको चलाने में क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी बाइक राइड कर रहा हूँ। और थोड़े से टायर इसकी जो ग्रिपिंग है थोड़ी कम हो चुकी है तो इसलिए वो भी एक थोड़ा सा डर है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाई दे रही है, काफ़ी अच्छी है, मतलब फील होती है। बट वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इसमें इस टाइम पे। बाकी सर्विस वगैरह कराने के बाद ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। डोगेश भाई हट जाओ, इसके फुट पैड्स थोड़े आगे है ना तो मेरे को भी मैं अच्छी तरह से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाया। तो इसको चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी महसूस हो रही है। बाकी अगर बात करते हैं इसकी जो राइडिंग पोस्चर है बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत अच्छी बाइक है। अब ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको। तो अगर उस ज़माने के हिसाब से कोई सबसे अच्छी टूरर बाइक देखते तो अवेंजर 220 और इस बाइक के अलावा कोई दूसरी बाइक नहीं थी जो परफेक्ट क्रूज़र बाइक हो या टूरिंग पर्पस से बहुत अच्छी बाइक हो, वो एक यही बाइक थी। बैक पेन बिल्कुल नहीं, सीट बिल्कुल कंफर्टेबल और राइडिंग पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स। तो वो सब सही है इस बाइक का, जो कि एक मतलब टूरिंग बाइक में होना चाहिए, वो सब कुछ है।
बंदा बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर चला सकता है इस बाइक को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं वाली बात ही नहीं है भाई। अब इसकी जगह जो ले ली है आपको पता ही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, लुक्स इन्हांस हो जाते हैं, पोस्चर चेंज हो जाते हैं, तो उस हिसाब से अब जो हिमालयन है उसने इसकी जगह ले ली है। बाकी मैं इसको लीन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और ना ही मैं इससे कुछ ऐसी ट्रैफिक फिल्टरिंग करने वाला हूँ। हैवी बाइक है, इसको लीन करना इतना इजी नहीं है, और ना ही इसको एकदम से इधर उधर मूव करना बहुत इजी है, तो इसीलिए बाकी सिटी में आप इसको आराम से राइड कर सकते हो, डेली पर्पस से भी आप इसको आराम से राइड कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी बॉडी टू पावर, अगर इसका रेशो देखा जाए तो थोड़ा सा जो पावर है कम फील होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा है पर पावर थोड़ी कम है। अगर थोड़ा सा आसपास रहते, अगर टॉर्क भी इसका 25 Nm के आसपास होता, 20 जितना मैंने बताया इसका 27, और अगर इसका जो पावर है वो भी इसकी 25 या 24 bhp होती, जो आउटपुट आती वो बहुत अच्छी आती पावर की। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो लो एंड टॉर्क है इसका वो थोड़ा सा मतलब ठीक है। बाकी चलाने में बाइक एकदम मक्खन है, मतलब अच्छी है चलाने में, कोई यार दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। उस ज़माने के हिसाब से जब ये लॉन्च हुई थी 2000 में, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही थी भाई। अब जो इसकी जगह है वो उसके बाद जब ये लॉन्च हुई थी, सॉरी जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी उसके बाद इसकी जगह ले ली थी अपनी जो मेटेओर नहीं, क्या था, थंडरबर्ड एक्स ने। उसके बाद अब मेटेओर आ गई है, तो उससे इंजन वैसा ही है सेम लगभग देखने में भी, बस थोड़ा पावर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी बाइक यही थी वो। और अगर बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन बहुत अच्छा है यार इसका, टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा झटके महसूस तो मेरे को हो नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो बस यार यही था इसका थोड़ा सा राइडिंग रिव्यू, क्योंकि मेरी इच्छा थी इस बाइक पे व्लॉग बनाने की, तो इसलिए मैंने बना दिया। बाकी आप सभी लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर करना हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नए व्लॉग में। तब तक आप सभी लोग ठीक रहिए, खुश रहिए। ओके, टाटा एंड गुड बाय।